हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, सेल एंड बैटरी, सिंगल फेज, थ्री फेज, ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं, आपको पढ़ाया है। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उन पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, क्लासेस को पढ़ सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग यूनिट इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक। ये टॉपिक ITI एग्जाम की दृष्टि के साथ आपके इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और आज इसी टॉपिक को हम पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आगे भी ITI इलेक्ट्रीशियन की हम क्लासेस लगातार लगा रहे हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। विद्युत मापक यंत्र से शुरुआत करते हैं। विद्युत मापक यंत्र होते क्या है दोस्तों? वह यंत्र यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो वैद्युतिक राशियों, जो विद्युत से संबंधित राशियां हैं, जिसमें होता है वोल्टेज, होता है करंट, रेजिस्टेंस होता है, ऊर्जा इत्यादि, ये वैद्युतिक राशियां होती है। तो ऐसा यंत्र जो वैद्युतिक राशियों को मापता है वो वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाता है। जैसे कि अपने को वोल्टेज भी मापना पड़ता है, प्रतिरोध भी मापना पड़ता है, ऊर्जा भी मापनी पड़ती है। तो इनको मापने के लिए जो यंत्र उपयोग होता है उसे वैद्युत मापक यंत्र यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये यंत्र विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर कार्य करते हैं। विद्युत धारा के कई तरह के प्रभाव हो सकते हैं, तो उन प्रभावों पर ये यंत्र काम करते हैं और उनका प्रभाव इन यंत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, विद्युत मापक यंत्रों की कमानी, उनमें जो कमानी होती है उसके निर्माण के लिए जो सबसे उपयुक्त धातु होती है फॉस्फर ब्रोंज। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि विद्युत मापक यंत्र की कमानी का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है फॉस्फर ब्रोंज से। ठीक है, किसी वैद्युत प्रभाव से किसी विद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे सेंसर कहते हैं। यानी कि कोई आपका विद्युत मापक यंत्र है, मान लीजिए कोई मीटर है, ठीक है, उस मीटर से हमें कोई विद्युत को नापना है या विद्युत के प्रभाव को नापना है, तो जैसे ही हम उसको उससे टच करेंगे प्रभाव नापने के लिए, तो एक सेंसर एक लगा हुआ होता है। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कई जगह, तो सेंसर से पता चल जाता है कि इसका क्या प्रभाव हो रहा है और उस प्रभाव के अनुसार ही वो हमें बता देता है कि साहब क्या इसमें इसका क्या प्रभाव है, कितना इसका मापन है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्राथमिक यंत्र। प्राथमिक यंत्र क्या होते हैं? ये यंत्र किसी सूचक युक्ति, सूचक यानी सूचना देने वाली युक्ति, अपना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी विद्युत राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है, जैसे चुंबकीय सुई। यानी कि ऐसी युक्ति, ऐसा यंत्र, जैसे कि कोई ऐसा मीटर है जिससे अपने को नापना है। आपको मैं उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो अपना टेस्टर होता है। टेस्टर भी एक तरीके का अपना सूचक युक्ति है, एक यंत्र है। टेस्टर का उपयोग से अपन किसी बोर्ड में कोई अपन विद्युत के संपर्क में उसको लाते हैं। विद्युत के संपर्क में लाने के बाद अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो ब्लिंक करता है, यानी वो जल उठता है। तो ये केवल हमें बताता है कि उसमें विद्युत है या नहीं है। तो ये एक तरीके का सूचना देने वाला मात्र उपकरण है और इसको प्राथमिक यंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरे यंत्र जो है द्वितीयक यंत्र। वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें मीटर आते हैं कई प्रकार के, अमीटर, वोल्टमीटर इत्यादि, ये द्वितीयक यंत्र होते हैं। मीटरों के माध्यम से हम विद्युत धारा को मापते हैं कि भाई इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी वोल्टेज पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये सारा जो मापन है, ये जो सारा अपने को रिकॉर्ड पता चलता है, ये द्वितीयक यंत्रों के द्वारा पता चलता है। इसमें ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र। देखते हैं कि जो सूचक और इंडिकेटिंग यंत्र क्या होते हैं। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालीन मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे अमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वोल्टमीटर इत्यादि। तो ऐसे यंत्र जो विद्युतिक राशि का तत्कालिक मान यानी उस समय जो मान आ रहा है उसको एक संकेतक यानी एक सिग्नल के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाते हैं। जैसे कि कोई आपके तीर है या फिर कोई आपके सुई लगी हुई है, अगर आपने उसको यूज में लिया तो एक पैमाने पर दर्शा देगा कि साहब इसका ये मान आ रहा है। तो वैसे जो यंत्र है वो आपके सूचक और इंडिकेटिंग यंत्र में आते हैं। दूसरे आते हैं रिकॉर्डिंग यंत्र। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें रिकॉर्ड हम कर सकते हैं।
वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालीन मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है उसे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं, जिसमें उदाहरण के लिए आता है रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। दोस्तों अगर आपने कभी ईसीजी यंत्र देखा हो, मैं आपको सामान्य जो उपयोग के हिसाब से अगर बताऊं तो हमें ईसीजी कराने जाते हैं या आपने किसी की ईसीजी करवाई हो तो उसमें आपको व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है ईसीजी का यंत्र नापने के लिए, और उसका जो आपको मापन है वो एक कागज के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वैद्युतिक कार्य में जो यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं जिसमें आपको जो मान है, जो आपने किसी चीज का मापन किया है वो मान है वो एक ग्राफ पेपर पर अंकित होता है, उसे रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है इंटीग्रेटिंग यंत्र। इंटीग्रेटिंग यंत्र क्या होता है? वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जैसे किलोवाट आवर, ऊर्जा मीटर। यानी प्रेक्षण काल मतलब जो उपयोग के दौरान जो समय जो उसका मान प्रदर्शित हुआ उसे प्रेक्षण काल कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उस मान को जो यंत्र दर्शाता है उसे इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं, जैसे किलोवाट आवर, मीटर, ऊर्जा मीटर इत्यादि। ठीक है, विद्युत परिपथ के सांकेतिक यंत्र की आवश्यकता निम्नलिखित होती है। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो सांकेतिक यंत्र होते हैं उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? पहला होता है विक्षेपक टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा होता है अवमंदन टॉर्क यानी डैम्पिंग टॉर्क। अब विक्षेपक टॉर्क क्या होता है? विक्षेपक टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है सूचक को, मतलब जो सूचना हमें देनी है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टॉर्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो टॉर्क शुरुआत में जो टॉर्क दिया जाता है, ये सूचक है हमारा, जो ये सुई है, इसको जो शून्य की स्थिति, शून्य से ही शुरुआत होती है, शून्य सी स्थिति से विक्षेपित करने यानी शून्य की स्थिति से इसको हटाने के लिए जो इस मीटर को शुरुआत करने के लिए जो टॉर्क दिया जाता है उसे विक्षेपक टॉर्क कहते हैं। ठीक है, बहुत साधारण सी ये बात है, इसको समझने वाली बात है। अभी टॉर्क कैसे उत्पन्न किया जाता है? इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न जो किया जाता है वो होता है विक्षेपक टॉर्क। इसके बाद है इसे विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकत्व के द्वारा तो उत्पन्न किया ही जाता है। इसके अलावा इसे चुंबकीय विद्युतीय प्रेरण और विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, दूसरा होता है हमारा नियंत्रक टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद, विक्षेपक टॉर्क जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो शुरुआत में जो मीटर आपने देखा होगा अपन उपयोग करते एकदम से यूज करते तो वो शून्य से लास्ट की ओर जाता है। आप बाइक भी ऑन करते तो आपका जो बाइक का मीटर है वो शून्य से लास्ट में ओर जाता है, जो उसका टॉर्क का मीटर होता है। इसी तरीके से अपने टॉर्क की जो मशीन नापने का यंत्र होता है उसमें शुरू से एंड की ओर जाता है, उसे विक्षेपक टॉर्क कहते हैं। नियंत्रक टॉर्क सेकंड है, इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टॉर्क की आवश्यकता होती है। जो हमने टॉर्क स्टार्ट किया, जीरो से लास्ट की ओर गया, इसके बाद उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होगी उसे नियंत्रक टॉर्क कहते हैं। नियंत्रक टॉर्क विक्षेपक टॉर्क का विरोध करता है, विक्षेपण के साथ बढ़ता है। विक्षेपण के साथ नियंत्रक टॉर्क को बढ़ता है। इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली अथवा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब जो ये नियंत्रण टॉर्क के दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक तो होता है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली से और एक होता है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली से। ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर भी बताया हुआ है। जो आपका स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है इसका कमानी फॉस्फर ब्रोच की बनी हुई होती है, जबकि गुरुत्वीय नियंत्रण टॉर्क की प्रणाली, गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली उपयंत्र को केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर ही प्रभावी होती है। इसका अगर इसको ऊर्ध्वाधर यानी उल्टे स्थिति में रखेंगे तभी यह प्रभाव की रहेगी। ठीक है, यह लाइट वेट का हल्का होता है। जो आपका स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली होती है लाइट वेट की हल्की होती है, जबकि गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली ये वजन में भारी होती है। जो आपकी स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है इसका उपयोग पीएमएमसी और डायनोमीटर टाइप यंत्र में करते हैं और इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है यानी एक समान होता है और इसको थीटा समानांतर आई के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली की तो ये वजन में भारी होती है। इसका स्केल प्रारंभ में सघन तथा बाद में विरल यानी विरल हो जाता है, अर्थात क्रैम्प्ड स्केल कहलाता है। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है यानी बदलता रहता है, एक समान नहीं होता है। तापमान पर गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। जब सूचक पर विक्षेपक और नियंत्रण टॉर्क लगता है तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। अब जब हमने मीटर में स्टार्ट किया तो विक्षेपक टॉर्क लगा, उसको उपयोग करने पर नियंत्रण टॉर्क लगा और नियंत्रण करने के बाद उसमें जब कंपन उत्पन्न होगा तो उसे डैम्पिंग टॉर्क रोकता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क से उसको रोका जाता है। ये सूचक को विरामावस्था में लाता है यानी न्यूट्रल अवस्था में लाता है। इसे वायु घर्षण, एडी धारा तथा द्रव घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसको तीन चीजों से उत्पन्न करते हैं, वायु, एडी धारा और द्रव घर्षण द्वारा। अब आगे बात करते हैं वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली, एयर फ्रिक्शन डंपिंग सिस्टम ही क्या होता है। ये चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को।
इसे एयर चेंबर में स्थित पिस्टन पर लगने वाले वायु दबाव सदा ही इसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें जो एयर चेंबर में स्थित पिस्टन पर लगने वाला वायु दबाव सदा ही इसकी गति का विरोध करता है। इसका प्रयोग छोटे इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भंवर धारा अवमंदन प्रणाली यानी एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम यह अवमंदन की बहुत प्रभावपूर्ण विधि है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसमें एल्यूमिनियम या तांबे की चक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें ज्वेल बेयरिंग का उपयोग होता है। अब आगे है द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग सिस्टम। इसका प्रयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क जो कंपन को रोकने के लिए उपयोग होता है। डैम्पिंग टॉर्क आपको पढ़ाया था, तो इसका उपयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसमें उच्च श्यानता वाले द्रव का उपयोग किया जाता है। इस द्रव प्रयोग करने से इसका वजन बढ़ जाता है, इस कारण इसका उपयोग अत्यंत सीमित है। आपको जब इसमें पता चल रहा है कि द्रव का उपयोग किया जाएगा द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली में, तो द्रव का उपयोग करने से इसका वजन बढ़ जाएगा, इसलिए इसका उपयोग काफी सीमित जगहों पर ही किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण यंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण यंत्र में है मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोयल घूमता है, जो कोयल होती है मूविंग कोयल यंत्र में वो घूमती है। यह डीसी मोटर के सिद्धांत अथवा अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। इसमें स्केल एक समान होता है। इसमें स्थायी चुंबक का भी प्रयोग होता है। ये स्थायी चुंबक और डायनोमीटर प्रकार के होते हैं। ये दूसरे मीटर की तुलना में महंगे अधिक होते हैं। ठीक है, ये उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। इसमें शक्ति की खपत कम होती है, यानी आपकी इसमें आपकी जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कम खपत होती है। ये बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, यानी इसमें बहुत एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। स्थायी चुंबक वाले मूविंग कोयल यंत्र केवल डीसी पर तथा डायनोमीटर वाले मूविंग कोयल यंत्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे है मूविंग आयरन यंत्र यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोयल स्थिर रहता है, कोयल इसमें आपका घूमता नहीं है, इसमें स्थिर रहता है मूविंग आयरन कोयल में यंत्र में। यह एसी डीसी दोनों को मापता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। एमआई प्रकार के उपकरण में अरैखिक पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं मूविंग आयरन यंत्र। पहला है आकर्षण प्रकार अट्रैक्शन टाइप। यह विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आकर्षण प्रकार के आपके मूविंग आयरन यंत्र ये विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद है दूसरा विकर्षण प्रकार यानी रिपल्शन टाइप। यह यंत्र समान ध्रुवता वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के विद्यमान विकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको पता है जो चुंबक के दोनों ध्रुव है ये आपस में हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो ये इसी सिद्धांत पर विकर्षण प्रकार का जो आपका मूविंग आयरन कोयल यंत्र है ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए चित्र भी दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे है गैल्वेनोमीटर। आपने देखा होगा, ये जैसे मान लो कोई भी डीसी परिपथ है, एसी परिपथ है, कम मान की धारा प्रवाहित होती हैं, वहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का धारा मापी यंत्र होता है, यानी धारा कोई नापता है। आप अधिक मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो आप मीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कम मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, जो बहुत कम, अब लगभग 10 के -6 यानी माइक्रो, ये -6 होता है, इसका मतलब होता है माइक्रो धारा को मापता है। संकेत में इसे जी से दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाते हैं? जी के द्वारा। अगर एमीटर है तो उसको ए के द्वारा दर्शाया जाता है। जो एम्पेयर मीटर होता है, अमीटर जिसे आप बोलते हैं, उसे ए के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसे जी के द्वारा हम दर्शाते हैं। दूसरा आता है आपका अमीटर, जो धारा नापता है, और इसको परिपथ में आप कहाँ जोड़ते हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये क्या नापता है? धारा नापता है, जैसे 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर आदि धारा नापता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप इसको समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हो, मात्र श्रेणी क्रम में ही जोड़ सकते हैं, तभी ये कार्य करेगा, जब भी इसका जो स्केल है धारा को दर्शाएगा। यहाँ ये आपकी सुई नजर आ रही है, जिसे बोलते हैं आप संकेतक। क्या कहते हो? संकेतक। जो संकेतक होता है, इसमें 3 प्रकार के जो बल हैं, आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा। यहाँ 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे परिपथ में 5 एम्पियर की धारा है, इस सब पर लिखा होता है 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, ऐसे क्रम चलता रहता है। अगर 5 एम्पियर भी सुई वहीं 5 एम्पियर पर जो संकेतक है वहीं जाकर वो रुकेगा, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि परिपथ में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब अमीटर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एमसी मूविंग कोयल, दूसरा आता है आपका एमआई मूविंग आयरन।
जो अमीटर होते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एमसी, दूसरा होता है एमआई। इसका प्रयोग भी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, कभी भी ये समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। और जोड़ने का तरीका क्या है, एक इसका टर्मिनल आपने इनपुट के लिए और एक टर्मिनल आपने आउटपुट के लिए निकाल दिया, और इसे हमेशा फेज तार में लगाते हैं, न्यूट्रल तार में कभी नहीं लगाते, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में इसमें विक्षेप टॉर्क धारा से उत्पन्न होता है। जो विक्षेप टॉर्क है वो किससे उत्पन्न होगा, धारा से उत्पन्न होता है। इसके बाद में आपको जो गैल्वेनोमीटर को अमीटर से बदलने के लिए एक शंट का मतलब होता है कम प्रतिरोध वाला तार को समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये बैटरी है, यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ आपने समांतर में एक शंट लगा दिया इस प्रकार से। और यहाँ सूत्र से आप निकाल सकते हो, शंट का जो सूत्र है वो होता है IG क्या है, गैल्वेन मापी में जो धारा प्रवाहित होती है वह IG के द्वारा दर्शाई जाती है। ये गैल्वेन मापी आपको नजर आ रही होगी, ये IG। इसके बाद में I जो परिपथ में धारा, यहाँ इसके लिए सूत्र होगा S क्या है, शंट प्रतिरोध है, IG × G। गैल्वेन मापी की धारा और जो गैल्वेन मापी में जो करंट प्रवाहित हो रही है उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। I का मतलब परिपथ में धारा, यहाँ माइनस IG, और जो गैल्वेन मापी के अंदर जो धारा गी उसको हम माइनस कर देंगे, तो शंट का प्रतिरोध आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद में ये आपको याद रखना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ये कितनी बार आता है क्वेश्चन, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। ये कितनी का भी एग्जाम परीक्षा में आ चुका है। अमीटर का प्रतिरोध, देखो अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। जो अमीटर का प्रतिरोध है शंट के प्रतिरोध से कम होता है। एक अमीटर में शंट का कार्य, अब देखो आपने शंट लगाया था अभी ऊपर, उसका काम क्या है, करंट को गुजारना, उसमें जो करंट प्रवाहित होते हैं उनको एक साइड से गुजारना, इसका कार्य होता है। यह है एक द्वितीयक उपकरण है। क्या है जो शंट है, ये क्या है, एक द्वितीयक उपकरण है। दूसरा आपका आता है वोल्टमीटर। अब देखो पहले तो आपने एम्पेयर मीटर के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब इसके बाद में आता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ में वोल्टेज नापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, और इसे हमेशा समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। अब उसको अमीटर को किस क्रम में जोड़ा आपने, श्रेणी क्रम में, और इसको समांतर क्रम में। या अब देखो जो वोल्टमीटर है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो MC यानी मूविंग कॉइल, और दूसरा होता है MI। अब सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये DC के लिए लागू होता है और ये AC और DC के लिए लागू होता है। समझ गए मेरी बात। जो MC प्रकार का जो वोल्टमीटर होगा, ये MC प्रकार का वोल्टमीटर है, ये मात्र DC के लिए लागू होता है। ये है आपका MI, ये MI है, और ये MC प्रकार का वोल्टमीटर है। अंतर क्या होता है कि ये तो AC और DC के लिए लागू होता है और ये DC के लिए लागू होता है, यही मुख्य अंतर है। इसका उपयोग वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ को समांतर क्रम में लगाया जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपका परिपथ है, यहाँ देखो ये अमीटर है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये वोल्टमीटर है, ये समांतर क्रम है। अब इसको लगाने का तरीका है, एक आपका एक टर्मिनल तो फेज से जोड़ दो और दूसरा टर्मिनल आप न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो, इसको इसीलिए समांतर में हम लगाते हैं। इसमें विक्षेपण टॉर्क मापने वाले वोल्टेज के समानुपाती धारा से उत्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो इसमें जो विक्षेपण टॉर्क पैदा हुआ वो कहाँ से हुआ, धारा से उत्पन्न हुआ, समानुपाती वोल्टेज के समानुपाती धारा से उत्पन्न हुआ। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए, अब इसको वोल्टमीटर में बदल रहे आप, बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध यानी मल्टीप्लाई को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इससे इसकी रेंज भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे मान लो आपने 5 ओम का लगाया, 10 ओम का भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये उच्च प्रतिरोध है जिसे आप मल्टीप्लाई कहते हो। मल्टीप्लाई को आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हो, जैसे मान लो 10 ओम का है तो इसमें टर्नों की संख्या और बढ़ाएंगे तो इसका रेंज बढ़ जाएगी, टर्नों की संख्या घटाएंगी तो रेंज कम हो जाएगी। इस प्रकार से इसको रेंज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो।
अब इसके बाद में अब वोल्टेज वाली बात, आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये आपको सूत्र याद रखना चाहिए। V, ये V आपको नज़र आ रहा है, ये सप्लाई वोल्टेज होता है, और Vm, ये Vm आपका वोल्ट मीटर का वोल्टेज है, प्लस Vg ये गेल्विन मापी का वोल्टेज है। जब मीटर वोल्ट मीटर और गेल्विन मापी के वोल्ट मीटर को दोनों को जोड़ेंगे वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। इसके बाद में अब देखो अब इसमें लोड प्रतिरोध यानी उच्च प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे, R बराबर V सप्लाई वोल्टेज Ig। अब Ig क्या है, यह आपके गैल्वेनोमीटर की धाराएं माइनस गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज उत्पन्न हुए उसको आप घटा देंगे, तो आपका उच्च प्रतिरोध यानी मल्टीप्लाई जो प्रतिरोध है उसका मान आप निकाल सकते हो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी आपको याद रखना है। जिसे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, उसी प्रकार से आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। मल्टीप्लाई का प्रतिरोध उच्च होता है, ये भी आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। नोट में एम्पेयर मीटर को हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है तथा वोल्ट मीटर को लो रेजिस्टेंस पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जोड़कर अमीटर की तरह यूज किया जा सकता है, ये भी आपको याद में रखना है। इसके बाद में अब विद्युत परिपथ में आपको शक्ति नापनी भी होती है, उसके लिए आप वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। शक्ति जिसे पावर कहते हैं, यह शक्ति मापने वाला यंत्र है। वाट मीटर क्या नापता है, शक्ति नापता है परिपथ में। डीसी की शक्ति नापनी है आपको, तो इसके लिए सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई। अब P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। अब वोल्टेज और करंट को आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो उसकी पावर निकल जाएगी। उसी प्रकार से डीसी परिपथ में नापने के बाद में एसी परिपथ की भी आपको शक्ति मापनी पड़ती है। एसी की शक्ति, अब एसी के लिए आप सूत्र क्या लगाएंगे, P बराबर V इंटू आई। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, पावर फैक्टर है। जहाँ कोस थीटा पावर फैक्टर तथा फाई फेज एंगल में होते हैं। किस में होते हैं, एंगल का मतलब होता है कोण में। इसका वर्गीकरण विक्षेपी उपकरणों के रूप में किया जाता है। किस में करते हैं, विक्षेपी उपकरणों में। यह डायनोमीटर प्रकार, इंडक्शन प्रकार तथा स्थिर विद्युत प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, परंतु प्राय डायनोमीटर प्रकार के उपयुक्त होते हैं क्योंकि यह एसी और डीसी दोनों को नापता है। किसको नापता है, एसी व डीसी को। इंडक्शन प्रकार का जो वोल्ट मीटर वाट मीटर होता है, ये एसी को नापता है। अब देखो ये आपके पास में वाट मीटर है। वाट मीटर में कितने, पहली बात तो कितने टर्मिनल होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। इसमें टोटल टर्मिनल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, एम, सी, एल, वी, ये आपको याद रखना है। कितने टर्मिनल होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है एक वाट मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं, 4, एम, सी, एल। अब इसमें आपके एल और सी और वी कॉमन हो जाते हैं। बाकी जो एल है वो इनपुट के लिए और एल आउटपुट के लिए निकाल लिया जाता है और यहाँ से न्यूट्रल निकाल लिया जाता है। इसमें 2 प्रकार की कुंडली होती हैं। पहले आती है सी, जिसे आप करंट कॉइल कहते हो। दूसरी आती है आपके इसी श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, दूसरी आती है पीसी, पोटेशियम कॉइल कहते हो। और इसमें टोटल 4 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार इनके कनेक्शन करते हैं। एल आपके इनपुट के लिए और जो सी वी को कॉमन कर दिया जाता है और आप विद्युत परिपथ में इसका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद में ऊर्जा मापी, जो ऊर्जा मापी है जिसे आप एनर्जी मीटर भी कहते हो, और इसका प्रयोग ज़्यादातर घरों पर होता है। आपके घर के जो विद्युत खपत है ऊर्जा मापी के द्वारा दर्शाए जाते हैं। 1 किलोवाट और यूनिट में दर्शाए जाते हैं। अब ये इसमें आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। इसमें भी वही 2 प्रकार की कोयल का प्रयोग होता है। एक तो सीसी यानी करंट कोयल और दूसरा आता है आपका पीसी, पोटेशियम कोयल। अब इसमें टर्मिनलों की संख्या की बात करें, इसमें टर्मिनलों की संख्या टोटल 4 होती है। ये भी आपको याद रखना है, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये कितने टर्मिनल होंगे, टोटल 4। ये फेज और ये न्यूट्रल। इसी प्रकार से ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। तो इस प्रकार से टोटल टर्मिनल कितने होंगे, 4। इसमें 2 ही प्रकार की
कोयल प्रयोग होती है, पहले सीसी जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दूसरी होती है पीसी। और ये विद्युत ऊर्जा की खपत नापता है किलोवाट या यूनिट में। यह परिपथ की विद्युत ऊर्जा को मापता है। परिपथ जो आपके घर में जितने भी पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन सब लगे हुए हैं, उनकी विद्युत ऊर्जा को मापकर उस संकेतक के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे किलोवाट घंटा मीटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी में नापता है, kWh में। इसीलिए इस यंत्र में केवल एक चक्कर काटने वाली चकती होती है, एक डिस्क होती है जो चक्कर काटती है, एल्यूमिनियम की होती है, जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में विद्युत खपत के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है। इसके अंदर जो शक्ति होती है वो विद्युत खपत के समानुपाती होती है। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंत बदल दिया गया, अब यहाँ समझने वाली बातें, आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगाए, उसमें आपने फेज और न्यूट्रल आपस में बदल दिए, तो क्या होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। दिया जाए तो शक्ति की गुणन दिशा में परिवर्तित नहीं होगी, ये याद रख लेना। अगर वो एनर्जी मीटर में आपने उसके जो कनेक्शन है बदल लिए, तो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम की शक्ति होती है जिसे आप डिस्क कहते हो, वो घूमती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो क्लॉकवाइज में घूम रही है तो वो क्लॉकवाइज में घूमेगी, वह न कि एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी। ये शक्ति बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहते हैं। इसी तो यंत्र का ये दोष क्रीपिंग दोष कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो आपके घर में एक एनर्जी मीटर लगाए, आपने उस पर किसी प्रकार का लोड नहीं दिया, तो उसमें एक दोष पैदा हो जाता है। उस दोष का नाम ही क्रीपिंग दोष हो जाता है, और इस दोष को दूर करने के लिए आपको लोड जोड़ना ही पड़ेगा। इसके निवारण के लिए डिस्क में छिद्र बना दिए जाते हैं, छिद्र भी बना देते हैं, और लोड को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ऐसी ऊर्जा मीटर में डिस्क के कंपन नियंत्रण करने के लिए एडी करंट द्वारा डेमिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है, जो आपने पढ़ चुके हो। प्राय इसका उपयोग होने वाली सिंगल फेज ऊर्जा मीटर इंडक्शन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? इंडक्शन प्रकार के, प्रेरण प्रकार के होते हैं। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए, अब देखो डीसी परिपथ की ऊर्जा भी आपको मापनी पड़ती है, के लिए उपयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर एम्पेयर घंटा प्रकार के होते हैं। किस प्रकार डीसी परिपथ की आपको ऊर्जा नापनी है तो किस प्रकार के होंगे? एम्पेयर घंटा प्रकार के होंगे। ऊर्जा मीटर स्थिरांक यानी किलोवाट घंटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। एनर्जी मीटर का जो आप किसके द्वारा नापते हैं? किलोवाट घंटे के द्वारा। सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का श्रेणी चुंबक मोटे वायर की कुछ लपेटों की कुंडली बनी होती हैं। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेट हैं पैदा होते हैं, उसको कुछ लपेटों के द्वारा कुंडली बना दी जाती है और मैग्नेट पैदा हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, इसमें दो प्रकार की होती है, सीसी और पीसी। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रण की जा सकती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो गति कर रहा है एनर्जी मीटर, उसके अंदर जो डिस्क है उसको रोकना है, आपको ब्रेकिंग दबानी है, तो किसके द्वारा प्रयोग? ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा उसे नियंत्रण कर सकते हो। दाब कुंडली यानी पीसी महीन वायर की अधिक लपेट की संख्या में बनी होती है। ये भी आपको याद रखना। उसकी जो पीसी है, दाब कुंडली है, उसमें जो बारीक तार प्रयोग करते हैं और टर्नों की संख्या अधिक होते हैं, जबकि जो सीसी होते हैं उसमें मोटा तार होता है, टर्नों की संख्या कम होती है। ऊर्जा घटक बढ़ाने के लिए ऊर्जा मापी के धारा कोयल में तांबे की बनी शेडिंग रिंग लगाई जाती है। देखो, शेडिंग रिंग लगाने का मतलब क्या होता है कि इसमें ऊर्जा घटक बढ़ाना है आपको। जैसे मान लो आपके कोई भवन में 10 उपकरण लगे हुए हैं, अगर आपको 12 उपकरण चलाने हैं, एक साथ कितने? 12, तो उसके लिए आपको शेडिंग रिंग लगानी ही पड़ेगी, तभी वो लोड को सहन कर पाएगी। ये ऊर्जा मापी है, समाकलन यंत्र प्ररूपी होता है, मतलब जो रीडिंग देगा वह समाकलन यंत्र के समान देगा। इसके बाद में ऊर्जा मापी के बाद में ओम मीटर। अब ओम मीटर क्या होता है, ये क्या नापता है? किसी भी परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसको नापता है ओम में। अब देखो, अलग अलग प्रतिरोध होता है, चालक का, अचालक का,
अनेक प्रकार के जैसे इंसुलेशन आदि का प्रतिरोध नापना पड़ता है। यहाँ जो ये ओम मीटर है ये चालक का प्रतिरोध नापता है, मात्र किसका, चालक का, अचालक का प्रतिरोध नहीं नाप सकता है। इसके द्वारा चालक का प्रतिरोध मापा जाता है, किसका, चालक का, अचालक का नहीं। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें। यह आपको याद रखना है, ओम मीटर का आप कहीं भी प्रयोग कर रहे हैं उसकी माप सीमा होती है, आपको कितना ओम का प्रतिरोध नापना है उसको आवश्यक चयन जरूर कर लें। संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु तो समायोजित कर लेना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। जब प्रतिरोध नापते हैं उसका जो संकेतक सुई है शून्य पर सेट कर लें। इसके प्रोप्स यानी होते हैं लीड को शॉर्ट सर्किट कर लें, ये भी अच्छा है। प्रोप्स यानी लीड होते हैं और इनको आपस में शॉर्ट सर्किट कर लें। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युत परिपथ खुला परिपथ कहलाता है। अगर मान लो ओम मीटर से नाप रहे हो अनंत दर्शा रहा है तो वो क्या होगा, खुला परिपथ होगा, उसमें किसी प्रकार के कनेक्शन नहीं है। अगर मान लो ओम मीटर शून्य दर्शाता है तो दोनों तार आपस में शॉर्ट हैं, इसलिए वो शून्य दर्शाता है। इसके बाद में मेगर आपने देखा होगा और ये इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, और यह है अचालक का प्रतिरोध यानी उच्च प्रतिरोध नापता है। और इसके बाद में लीकेज करंट है, लीकेज करंट के बाद में जो अर्थ का प्रतिरोध है मेगर के द्वारा ही नापा जाता है, इसीलिए इसे इंसुलेशन टेस्टर भी हम कहते हैं। इसके द्वारा अर्थ तथा इंसुलेशन का प्रतिरोध नापा जाता है। किस किस का नापता है, एक तो अर्थ का प्रतिरोध, एक इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होती है, चालक के ऊपर अचालक होता है उसे इंसुलेशन कहते हैं, और ये मेगा ओम में नापता है। मेगा ओम का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है, समझने वाली बात है, m बराबर 10 के पावर 6, जिसे मेगा कहा जाता है। मेगर की सहायता से ध्रुवता टेस्ट जिसे प्लस और माइनस, लघु परिपथ टेस्ट तथा भू परीक्षण भी किया जाता है। इसके अलावा देखो अर्थ इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के अलावा क्या काम आता है, ध्रुवता टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट तथा भू परीक्षण, अर्थ हुआ या नहीं हुआ, अर्थ का प्रतिरोध कितना है, इससे भी आप नाप सकते हैं। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण कोयल द्वारा प्रदान किया जाता है। 250 वोल्ट स्थापनाओं का परीक्षण के लिए मेगा वोल्टेज कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए, ये भी याद रखना है आपको। जो इसमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, मेगा वोल्ट। मेगा का मतलब मैंने आपको बता दिया 10 के पावर 6 होता है। आईए नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच, देखो आप कोई भी परिपथ में जब टेस्टिंग कर रहे हैं अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, इंसुलेशन प्रतिरोध। तो यहाँ 50 मेगा ओम अब बटा निर्गमों की संख्या, यानी आपके आउटपुट में कितने उपकरण लगे हैं उनका भाग दे दो, 50 में से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद में रखना है। कोई भी विद्युत परिपथ में अगर मान लो उसका अर्थ और चालक के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो तो 50 मेगा ओम बटा निर्गमों की संख्या, यानी आउटपुट में आप कितने उपकरण लगा रहे हो उनकी संख्या का भाग दे दो, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। एक विद्युत केटली के अर्थ दोष परीक्षण पर मेगर की रीडिंग 0 है। मान लो एक विद्युत केटली है, केटली आप सब जानते हैं, जैसे गर्म पानी दूध गर्म करने आदि के लिए विद्युत केटली का हम प्रयोग करते हैं, चाय वगैरह कॉफी बनाने के लिए। अब उसमें अर्थ दोष परीक्षण कर रहे हो आप, अर्थ दोष परीक्षण होता है जैसे उसकी बॉडी को हाथ लगाएंगे तो आपको करंट महसूस होगा। मेगर के द्वारा परीक्षण किया तो रीडिंग 0 आई, तो यह शरीर में छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल दर्शाता है। सही बात है, जैसे इसके शरीर से छूनेंगे पर न्यूट्रल टर्मिनल दर्शाएगा। इसके बाद में आता है मल्टीमीटर, यानी इसे एवोमीटर बहुमापी के नाम से भी जानते हैं। क्यों मल्टीमीटर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये 3 चीजें नापता है। पहले है करंट दैनिक धारा, दूसरे आते हैं आपका वोल्टेज, और तीसरे आते हैं आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तीनों को एक साथ ये नापता है, इसीलिए इसे बहुमापी मल्टीमीटर एवोमापी के नाम से भी हम जानते हैं। मल्टीमीटर से आवर्ती नहीं मापा जा सकता है, इससे मात्र 3 ही चीज नाप सकते हो, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, आवर्ती नहीं नाप सकते हैं। इसे एवोमीटर भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। एवोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। अब यहाँ ए का मतलब एम्पेयर, यानी यह धारा को नाप सकता है। वी का मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज को नाप सकता है। अब ओ का मतलब यहाँ ओम है, ओम का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस है,
प्रतिरोध है, इस तीनों को चीज़ को ये नाप सकता है, इसीलिए इसे एवोमीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा धारा, विभव तथा प्रतिरोध तीनों को माप सकता है। ये एसी और डीसी दोनों नाप सकता है। देखो ये भी अच्छी बात है। ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार में होते हैं, एक तो एनालॉग होता है, दूसरा डिजिटल प्रकार का होता है। ये प्रचालन के लिए, अब इसे चालन करने के लिए 9 वोल्ट डीसी स्रोत की जरूरत होती है, ये आपको याद रखना है। मल्टीमीटर में डीसी स्रोत की कितने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है? 9 वोल्ट की, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसके सेलेक्टर स्विच होता है, एक बीच में होता है कि स्थिति प्रतिरोध मापने के अनुसार बदली जा सकती है। इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है, उनको आप घुमाते हो, वहाँ उसी रेंज पर वो सेट हो जाता है। इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील एवं शुद्ध होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यह एक तकनीकी के लिए उपयुक्त सबसे आवश्यक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीशियन। जैसे मान लो आप कहीं भी कार्यशाला में या उद्योग में काम कर रहे हैं, मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होना चाहिए और साथ में मल्टीमीटर होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी मशीन, उपकरण, यंत्र आदि पर कार्य करेंगे तो वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दोनों ही होते हैं और उनकी राशियां नापनी पड़ती हैं समय समय पर। तो आपको मल्टीमीटर का आप यूज करें, और एसी और डीसी दोनों प्रकार के ये नाप सकता है, इसीलिए आपको मल्टीमीटर के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। यदि इसकी बैटरी कमज़ोर हो, देखो कभी कभी 9 वोल्ट की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो यह कम रीडिंग देगा, ये भी पक्का है। अगर मान लो बैटरी लो हो जाती है या कमज़ोर हो जाते हैं तो ये रीडिंग कम देता है। इसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी मीटर यानी आवर्ती मीटर। देखो आपने देखा होगा जो आवर्ती मीटर होता है ये क्या नापता है? आवर्ती नापता है। और आवर्ती क्या होती है? चक्रों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। अब देखो भारतवर्ष में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसे कौन से क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, परिपथ के समांतर क्रम में, ये आपको याद में रखना है। वोल्ट मीटर और आवर्ती मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब आप इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये संकेतक सुई होते हैं। ये फिक्स 50 हर्ट्ज नहीं बताता है, ये कुछ 49.58 ऐसे आपकी आवर्ती बताता है, फिक्स 50 नहीं बताता है, ठीक है। परंतु हम भारतवर्ष में हम 50 हर्ट्ज मानते हैं। इसके द्वारा एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी नापते हैं। किसकी? एसी परिपथ की, डीसी की नहीं। यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। अगर आपने वोल्टेज में परिवर्तन कर दिया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह यंत्र 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता है, ये भी आपको याद रखना। चक्र एक पूरा होना चाहिए, आधा चक्र की फ्रीक्वेंसी नहीं बताएगा। यहाँ से यहाँ तक ये एक चक्र होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में CRO यानी कैथोड रे ओसिलोस्कोप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका भी आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा डॉक्टर करते हैं। और यह एक प्रत्येक कार्यशाला में इलेक्ट्रीशियन की लैब में एक CRO होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके द्वारा DC अथवा AC वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यह बहुत सुगराई होता है। अब जैसे मान लो AC की यह तरंग है, अब AC का तरंग किस प्रकार का होगा? इस प्रकार का। तो आप इसके CRO के पर्दे पे देख सकते हो। अगर DC का देखना है आपको, इस प्रकार का होता है और इस प्रकार का DC का भी होता है। तो आप ये तरंग किस पर देख सकते हो? CRO के पर्दे पर आप देख सकते हो। CRO से सीधे शक्ति नहीं मापा जा सकता है, CRO से आप पावर नहीं नाप सकते हैं, तथा वोल्टेज, धारा और आवृत्ति को सीधे माप सकते हैं। इससे क्वेश्चन आ गया, CRO से हम क्या नहीं नाप सकते हैं? तो पावर नहीं नाप सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है इंडक्शन मीटर की रेंज। जो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रेरण होता है, और प्रेरण हमेशा AC पर लागू होता है, DC पर नहीं होता है। तो ये कह रहा है इंडक्शन मीटर की रेंज 100 एम्पियर होती है, ये भी आपको याद रखना है कि इंडक्शन जो मीटर होता है उसकी रेंज कहाँ तक होती है? 100 एम्पियर तक। एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड इकाई वो किसके बराबर होना चाहिए? 746 वाट घंटे के बराबर होते हैं। यदि चल कुंडली, अब चल कुंडली किसे कहेंगे?
एमसी प्रकार के जो यंत्र होते हैं उसमें चल कुंडली होती है। धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंत बदल कर दिया जाए, मतलब आपस में कनेक्शन बदल दिए तो ये यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। अगर मान लो एक आपके पास में परमानेंट मैग्नेट यंत्र हैं, उसके कनेक्शन आपने बदल दिए तो ये विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए एडी करंट अवमंदक विधि का प्रयोग की जाती है। इसके बाद में डायनोमोमीटर प्रकार के यंत्र में धारा कुंडलियों में स्थिर रखा जाता है। मैंने आपको बताया जो डायनोमीटर होता है एक प्रकार का वाट मीटर होता है, एसी और डीसी नापता है। इसमें भी वही दो कुंडलियाँ होती हैं, सीसी पीसी। जो धारा कुंडली होती है सीसी, उनको स्थिर रखा जाता है। वोल्ट मीटर में विक्षेप टॉर्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अमीटर में विक्षेप टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक अमीटर है, इसमें विक्षेप टॉर्क उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव लागू होता है? ऊष्मीय प्रभाव लागू होता है। एम्पियर घंटा मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जो एम्पियर घंटा होता है उसके लिए कौन सा प्रभाव लागू होगा? रासायनिक प्रभाव होता है। स्प्रिंग नियंत्रण मीटर सुग्राही होता है। स्प्रिंग नियंत्रण यंत्रों में नियंत्रण टॉर्क समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। इस जो स्प्रिंग नियंत्रण वाले होते हैं उसमें जो नियंत्रण टॉर्क है समायोजन आसानी से नहीं कर सकते हैं। पिज़ोमीटर का उपयोग बहुत कम दाब मापने के लिए करते हैं। अगर मान लो दाब को आपने नापना है तो पिज़ोमीटर, बहुत कम दाब होती है, उसको नापने के लिए आप पिज़ोमीटर का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्राय उपयोग होता है। ग्रेविटी नियंत्रण विधि पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आपको याद में रखना है। ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है कि इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। इसमें मात्र ऊर्ध्वाधर स्थिति को में ही रखना पड़ता है, क्षैतिज अवस्था में नहीं रख सकते हैं। प्राय डायनामो प्रकार के वाट मीटर में डेमिंग टॉर्क वायु घर्षण द्वारा लगाए जाते हैं। जो डायनामो एसी और डीसी पर जो लागू होते हैं डायनामो प्रकार के, उसके लिए आप डेमिंग टॉर्क उत्पन्न कर रहे हैं वायु घर्षण के द्वारा ही पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग यूनिट को। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, ITI से जुड़े अपडेट्स को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें Instagram पर फॉलो करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ मिलेगी आपको हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।